पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 124 आसेब की रात दूसरा हिस्सा। गद्दार वजीर खजाना घोड़े पर लादे चला जा रहा था। दो सिपाही खजाने की हिफाजत के लिए घोड़े के साथ साथ जा रहे थे। वजीर ने देखा कि किस्या अकाब उसके ऊपर गर्दिश कर रहा है। पहले तो उसने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब अकाब ने उस पर गोता मारा तो वो घबराकर पीछे हटा और सिपाहियों को तीर चलाने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने कमानों में तीर जोड़कर अकाब पर चलाए। तीर अकाब के करीब से निकल गए। नाग ने गोता लगाया और दरख्तों में आकर गुम हो गया। वजीर ने इत्मीनान का सांस लिया। खजाने के संदूक को लालची नजरों से देखा, मुस्कुराया और घोड़े को आगे बढ़ाया। अब दोनों सिपाही उसके आगे आगे जा रहे थे। दरमियान में खजाने के संदूक वाला घोड़ा था। नाग के पास जो सांप का मोहरा होता था और जिसे मुंह में रखकर वो गायब होकर उड़ने लगता था, वो कहीं गुम हो चुका था। नाग अकाब की शक्ल में दरख्त से नीचे आ गया और उसने एक सांप की शक्ल तब्दील कर ली और दरख्तों के पीछे से रेंगता गद्दार वजीर की तरफ आया। सिपाही जो आगे आगे घोड़ों पर सवार जा रहे थे, उन्हें जंगल के इस खतरनाक रास्ते का इल्म नहीं था। उनके आगे जमीन पर गहरे सब्ज रंग की लंबी घास उगी थी। जो ही उन्होंने घास में घोड़े डाले, वो घुटनों तक उसके अंदर घुस गए। खजाने वाला घोड़ा भी बेख्याली में उनके पीछे घास में धंस गया। सिपाहियों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ये एक बड़ी खतरनाक दलदल थी और उसके अंदर ऐसे सांप रहते थे जो इंसान को डसते नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर जहर नहीं था, बल्कि वो इंसान और जानवर के जिस्म के गिर्द रस्सी की तरह लिपट कर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों का गोश्त खाते थे। सिपाही दलदल में धंसे तो दलदल में से बेशुमार स्याह दलदली आदमखोर सांप निकलकर उनके जिस्मों से रस्सी की तरह लिपट गए और उनकी आंखों और होठों और कानों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। सांपों ने उन्हें इस बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वो अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं सकते थे। घोड़ों के साथ भी सांप लिपटे हुए थे और उनकी आंखों, होठों और कानों का गोश्त खा रहे थे। दलदल आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने अंदर खींच रही थी। गद्दार वजीर ने जब यह भयानक मंजर देखा तो खौफ से जर्द हो गया। उसे इंसानों की नहीं, अपने खजाने की फिक्र थी। वो घोड़े को आगे बढ़ाते बढ़ाते रुक गया कि कहीं वो भी दलदल में ना गिर पड़े। उसकी आंखों के सामने उसका खजाना घोड़े समेत दलदल में गायब हो रहा था। घोड़े का गोश्त काले सांपों ने आधे से ज्यादा खा लिया था, क्योंकि घोड़े को हजारों आदमखोर सांप चिमटे हुए थे। सिपाहियों की चीखें बंद हो गई थी। उनके जिस्मों से लिपटे हुए सैकड़ों सांपों ने उनके होंठ खा लिए थे, कान और आंखें खा ली थी और अब उनकी गर्दनों को खा रहे थे। देखते ही देखते दोनों सिपाही हड्डियों का ढांचा बन गए, जिनके साथ सांप लिपटे हुए थे। खजाने के संदूक वाला घोड़ा वजीर की आंखों के सामने दलदल में गुम हो गया। गद्दार वजीर रोता पीटता रह गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। सिपाही भी घोड़ों समेत दलदल में गायब हो चुके थे। दलदल 3 घोड़ों और 2 सिपाहियों को हड़प करने के बाद खामोश थी। वजीर सर पकड़कर खजाने की कब्र पर बैठा आंसू बहाता रहा। नाग दरख्त की शाख से लिपटा ये सारा मंजर देख रहा था। दलदल के सांप कीचड़ के अंदर गायब हो गए थे। गद्दार वजीर अकेला रह गया था। जो ही वो घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा, अचानक एक दरख्त पर से बहुत बड़ी हाथी की सूंड जितनी मोटी जोंक धप से गद्दार वजीर की गर्दन पर गिरी और उसे अपने साथ घोड़े से नीचे गिरा दिया। जोंक ने वजीर की गर्दन को अपने लपेट में लेकर अपना मुंह वजीर के फूले हुए गाल पर रखकर बड़ी तेजी से उसका खून पीना शुरू कर दिया। वजीर तड़प रहा था, हाथ पांव मार रहा था, जोंक को अपनी गर्दन से उतारने की कोशिश कर रहा था, मगर जोंक उसकी गर्दन के साथ चिपक कर रह गई थी और बड़े बड़े घूंट उसके खून के पी रही थी। खून पीने के साथ साथ वो फूलती जा रही थी। वजीर पर कमजोरी छा रही थी और उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसमें जान खत्म हो रही थी। जोंक फूलकर कुप्पा बन गई थी। नाग के देखते ही देखते जोंक ने वजीर के जिस्म का सारा खून पी लिया और फिर वजीर के मुर्दा जिस्म को छोड़ दिया। जोंक फूलकर हाथी की टांग के बराबर हो गई थी। नाग ने इस किस्म की जोंक पहले कभी नहीं देखी थी। उसका दुश्मन अपने बुरे अंजाम को पहुंच चुका था। नाग अकाब बनकर ऊपर को उड़ गया। महल में उसका इंतजार हो रहा था। नाग ने इंसानी शक्ल में आकर राजकुमारी और ठाकुर मान सिंह और अंबर मारिया को बताया कि वजीर और सिपाहियों पर क्या गुजर चुकी है। उसी रोज़ राजकुमारी की सरकारी तौर पर ताजपोशी हुई और वो राज गद्दी पर बैठ गई। उसने अंबर और नाग को खास तौर पर अपने महल में रहने के लिए कहा, लेकिन अंबर बोला, हम सयाह हैं, हमारा काम इस सफ़र करना है, हम एक जगह ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते। राजकुमारी ने पूछा, आपकी मंजिल कहाँ है, आप किस तरफ सफ़र कर रहे हैं? नाग ने कहा, हम तारीख में पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, जबकि लोग आगे की तरफ सफ़र करते हैं। राजकुमारी और ठाकुर मान सिंह ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। कनीज़ ने, जो अब राजकुमारी के वजीर बन चुकी थी, राजकुमारी के कान में कहा, महारानी जी, ये आदमी अभी तक जादू के असर में है। हाँ, ऐसा ही लगता है, राजकुमारी ने कहा। फिर उसने अंबर से कहा, क्या आप कुछ रोज़ मेरे मेहमान बनकर महल में नहीं रहेंगे? मुझे आप लोगों की खिदमत करके दिली खुशी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों की मदद मेरे साथ ना होती तो मैं कभी इस तख्त पर नहीं बैठ सकती थी। अंबर ने कहा, शुक्रिया राजकुमारी, लेकिन हमें भी बहुत दूर जाना है। नाग ने ठीक कहा था, हमारी मंजिल तारीख और माजी के धुंधलकों में छुपी हुई है। अब हमें इजाज़त दीजिए।
राजकुमारी ने कहा, काश मैं आपको कुछ दिन के लिए रोक सकती। अच्छा, जिंदगी रही तो फिर ज़रूर मुलाकात होगी। अचानक मारिया बोल पड़ी, हमारी तो ज़िंदगी रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। राजकुमारी ने जो वहाँ एक अजनबी औरत की आवाज़ सुनी तो चौंक पड़ी। वहाँ दूसरे लोग भी चौंक उठे थे। ठाकुर मान सिंह ने राजकुमारी से कहा, ये औरत की आवाज़ कहाँ से आई? मारिया ने कहा, मैं बोल रही हूँ ठाकुर जी, आपकी नानी जान की रूह। ठाकुर मान सिंह एक बहादुर सिपाही था, मगर नानी जान की रूह की आवाज़ सुनकर वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। अंबर और नाग ने मारिया से कहा, क्या कर रही हो तुम मारिया? मारिया ने कहा, मैं इतनी देर खामोश नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, अब मैं तंग आ जाती हूँ चुप रह रहकर। अंबर ने जल्दी से राजकुमारी से कहा, अच्छा राजकुमारी जी, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। नाग ने भी राजकुमारी को अदब से सलाम किया। कनीज की तरफ देखकर आंख मारी और अंबर के साथ दरिया से बाहर निकल गया। कनीज ने राजकुमारी से कहा, मैं ना कहती थी कि ये लोग जादूगरी नहीं बल्कि जिन भूत हैं। यही नाग औरत की आवाज़ में बोल रहा था। राजकुमारी ने कहा, क्या ये कोई गैबी औरत नहीं थी? कनीज ने कहा, गैबी औरत भला यहाँ कहाँ से आ सकती है? मारिया अभी तक वहीं खड़ी थी। उसने कनीज की चुटिया पकड़कर उसे जोर से पीछे खींचा। वो गिर पड़ी। मारिया ने कहा, मैं गैबी औरत नहीं हूँ तो क्या तेरी खाला जान हूँ? अब कनीज भी बेहोश हो चुकी थी। मारिया तेजी से राजकुमारी के दरबार से निकल गई। बाहर आकर वो अंबर और नाग के साथ मिल गई। अंबर कुछ नाराज़ था। उसने कहा, मारिया, तुम्हें इस तरह गैर जिम्मेदारी से काम नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से हमें आगे चलकर नुकसान भी पहुंच सकता है। मारिया ने कहा, मैं क्या करूं? चुप रह रहकर मेरा दिल घबराने लगता है, मैं अब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकती। नाग ने कहा, मारिया बहन, तुम्हें अपने दिल पर काबू पाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मारिया ने कोई जवाब न दिया, वो नाराज़ हो गई थी। नाग और अंबर ने उसे मनाना शुरू कर दिया, मगर मारिया खामोश रही। अंबर ने कहा, मारिया बहन भाई, अब तो खामोश न रहो, अब बेशक हमारे साथ दिल खोलकर बातें करो। मारिया ने नाराज़ी से कहा, अब मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। इस पर अंबर और नाग हंस पड़े। नाग ने कहा, भाई तुम एक ही तो हमारी प्यारी प्यारी बहन हो, हमें तुमसे बेहद प्यार है, और फिर हमारा साथ भी तो हज़ारों सालों का है, और अभी हज़ारों साल तक एक दूसरे के साथ सफ़र करना है। अंबर ने मारिया को प्यार से कहा, ना भाई मारिया बहन, हमसे नाराज़ मत हुआ करो, चलो हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। मारिया हंस पड़ी। अंबर और नाग बड़े खुश हो गए। तीनों बहन भाई सदियों के दोस्त घोड़ों पर सफ़र करते करते रियासत बागपत की सरहद से बाहर निकल आए। आगे मैदानी इलाका शुरू हो गया था। वो शाम तक घोड़ों पर सफ़र करते रहे। रात को उन्होंने जंगल में एक जगह क़याम किया। सुबह उठकर फिर सफ़र पर रवाना हो गए। इसी तरह 15 दिन तक सफ़र करते रहने के बाद वो हिंदुस्तान के मगरबी किनारे पर पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक रेत का मैदान नजर आया, जहाँ गर्म हवा चल रही थी और खजूर के दरख्त लहरा रहे थे। इन दरख्तों में एक ठंडे पानी का चश्मा बह रहा था। वो चश्मे के किनारे आकर घोड़ों से उतर गए। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है इस चश्मे में नहाना चाहिए। अच्छा ख्याल है, नाग बोला। मारिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम चश्मे में उतरोगे तो मैं भी गुस्ल कर लूँगी। अंबर ने कहा, मैं तो चश्मे में जा रहा हूँ। अंबर ने भी चश्मे में छलांग लगा दी और तैरने लगा। अरे बड़ा ठंडा पानी है, मज़ा आ गया। नाग ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। मारिया बोली, तुम पहले नहा लो, मैं बाद में नहाऊंगी, तुम्हारी मर्जी। अंबर ने कहा। दोनों पानी में तैरते और नहाते रहे, कभी डुबकी लगाते और कभी पानी के ऊपर आकर मछली की तरह तैरने लगते। एक बार जो अंबर ने गोता लगाया तो काफ़ी देर पानी में लगा दी। मारिया ने कहा, अंबर पानी के नीचे क्या कर रहा है? नाग ने कहा, नीचे जाकर देखता हूँ। नाग ने भी पानी में डुबकी लगा दी। मारिया चश्मे के किनारे पर बैठी उन दोनों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट गुजर गए और दोनों में से कोई बाहर ना निकला। अब तो मारिया परेशान हो गई। उसने भी चश्मे में छलांग लगा दी और डुबकी लगाकर पानी के अंदर अंबर और नाग की तलाश शुरू कर दी। पानी नीचे तक साफ और शफाफ था। पानी की तह में कंकरियां तक नजर आने लगी थी, मगर अंबर और नाग कहीं नहीं था। मारिया परेशान होकर चश्मे से बाहर निकल आई। अंबर और नाग चश्मे के पानी में गायब हो चुके थे। मारिया किनारे पर बैठी उन्हें आवाज़ें देती रही, कभी उदास होकर रोने लगती कि उसके भाई कहाँ चले गए। जब उसे चश्मे पर बैठे बैठे शाम हो गई तो उसे यकीन हो गया कि अंबर और नाग तारीख में आगे की तरफ निकल गए हैं और अब किस्मत से ही उनसे मुलाकात होगी। वो बोझल दिल के साथ उठी, अंबर और नाग के घोड़ों को खोल कर छोड़ दिया, खुद घोड़े पर सवार हुई और एक तरफ रवाना हो गई। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कहाँ और किस तरफ जा रही है। घोड़ा सहरा में दौड़ता जा रहा था। अगर कोई दूसरा आदमी देखता तो उसे यही नजर आता कि एक खाली घोड़ा भागा जा रहा है। सहरा में शाम हो गई और सुनहरी रोशनी फैल गई। मारिया घोड़े पर सवार चली जा रही थी। मारिया को अंबर और नाग की तलाश थी और वो दोनों तारीखे गारों में न जाने कहाँ जाकर गुम हो चुके थे। कई रोज तक चलते रहने के बाद वो दरियाए सिंध पर आ गई। यहाँ एक बादबानी जहाज खड़ा था। मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे। उसे मालूम हुआ कि यह जहाज बसरे जा रहा है। मारिया उस पर सवार हो गई। वो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था कि उसके दोनों भाई इस मुल्क में अब नहीं हैं। जहाज पर जब सारे मुसाफिर पूरे हो गए तो उसने लंगर उठा दिया और बसरे की तरफ रवाना हो गया।
चश्मे में डुबकी लगाने के बाद अंबर ने जब अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ना वो जंगल था और ना वहाँ कोई चश्मा था और ना नाग और मारिया की खुशबू थी। दुनिया ही बदल गई थी, मुल्क ही बदल गया था। वो एक ऐसे दरिया के ईंटों के पुराने पुल पर खड़ा था जिस पर सर्दी की वजह से धुंध छाई हुई थी। दिन डूब रहा था, मौसम ठंडा था, सूरज को धुंध ने छुपा रखा था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। पुल पर से पत्थरों की बनी हुई ऊंची नीची सड़क शहर की तरफ जा रही थी। दूर से शहर की फसील धुंध में से उभरी नजर आती थी। एक बग्गी पुल पर आई और अंबर के करीब से गुजर गई। बग्गी में एक गोल फूलदार हैट वाली गोरी मेम बैठी थी जिसके लिबास पर रेशमी झालरें लगी थी। उसने समूर का गुलबंद गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। अंबर समझ गया था कि वक्त एक बार फिर तब्दील होकर आगे की तरफ बल्कि पीछे की तरफ निकल गया है और वह हिंदुस्तान से किसी यूरोप के मुल्क में आ गया है। एक आदमी सीढ़ी लेकर आया, खंबे के साथ सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा और उसने तेल का लैंप रोशन कर दिया। धुंध की वजह से पुल और शहर के लैंप वक्त से पहले रोशन हो रहे थे। अंबर ने आगे बढ़कर लैंप जलाने वाले से अंग्रेजी में पूछा कि यह कौन सी जगह है। लैंप वाला कंधे उचकाकर बोला, नो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रांसोआ। अंबर एकदम से समझ गया कि वो मुल्क फ्रांस के शहर में है। उसने फ्रांसीसी जुबान में पूछा, इस शहर का नाम क्या है? लैंप वाले ने मुस्कुराकर कहा, पेरिस, मोसियो पेरिस। अंबर ने एक गहरा सांस लिया। पेरिस में वो पहले भी आया था जब वो आगे की तरफ सफ़र कर रहा था। वो कोई 14वीं का ज़माना था। अब खुदा जाने किस बादशाह की हुकूमत थी फ्रांस पर। उसने लैंप वाले से यह सवाल पूछा तो उसने आंख मारकर कहा, तुम बागी इनकलाबी हो? मैं भी इनकलाबी हूँ। कोई 16वीं के खिलाफ इनकलाब शुरू होने वाला है। इतना कहकर लैंप जलाने वाला तेज़ी से गायब हो गया। अंबर को मालूम हो गया कि ये फ्रांस के बादशाह लुई 16वीं का अहद हुकूमत था। इस अहद हुकूमत में फ्रांस में खूनी इनकलाब आया था जिसमें लाखों कसूरवार और बेगुनाह इंसान मारे गए थे। पेरी इस इनकलाब का हीरो था जो बाद में खुद भी जुल्म करने लगा था। उसके एक इशारे पर सैकड़ों आदमियों और औरतों के गले गिलोटीन की मशीन से काट दिए जाते थे। सबसे पहले फ्रांस के बादशाह का गला काटा गया, फिर फ्रांस की मलका का गला काटा गया। उसके बाद शाही ख़ानदान की शहजादियों और शहजादों के गले काटे गए। पेरी जिसे चाहता मरवा देता था लेकिन वो भी न बच सका। एक दूसरा शख्स ऊपर आ गया और उसने पेरी का सर गिलोटीन की मशीन में रखकर कटवा दिया। जब पेरी गिलोटीन की तरफ जा रहा था तो उसने अपने कातिल की तरफ देखकर कहा था, तुम भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। उस वक्त शुमाली अफ्रीका के मुल्क ताबखीर पर फ्रांस का कब्ज़ा था और फ्रांस के किले की सबसे बड़ी जेल बस्टाइल में मुल्क ताबखीर का इनकलाबी मुसलमान लीडर अबू हमज़ा कैद था और उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। अबू हमज़ा ने अपने मुल्क से फ्रांस वालों को निकाल बाहर करने की तहरीक चलाई थी। फ्रांस के बादशाह ने उसे पकड़कर किले में कैद कर दिया। वो उसे अजियत दे देकर हलाक करना चाहता था कि मुल्क में इनकलाब की आग भड़क उठी। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसी किस्म की बातें सोचता अंबर शहर पेरिस में दाखिल हो गया। आज से 400 बरस पहले का पेरिस मामूली सा गंदा और गुंजान शहर था जिसके तंग व तारीक गली कूचों में लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। सिर्फ शहर से बाहर अमीर लोग हवेलियों में रहते थे और शाही महल में शाही ख़ानदान ऐश करता था। लोग भूख से मर रहे थे और बादशाह को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। बादशाह के महल में ऐशो इशरत के फानूस जगमगाते और गरीबों के झोंपड़ों में चिराग भी रोशन न होते थे। अंबर को मारिया और नाग की तलाश भी थी। वो उन्हें भी लोगों में तलाश करने की कोशिश कर रहा था। लोग सरों पर लंबे ऊंचे हैट रखे छड़ियाँ घुमाते बाजारों में से गुजर रहे थे। अंबर का लिबास अरबों जैसा था। कई लोग रुक कर उसे तकने लगते थे। अंबर ने सोचा कि सबसे पहले तो अपना लिबास बदल डालना चाहिए। दुकानें बड़ी पुरानी तर्ज की थीं। औरतें लंबे लंबे फूले हुए गाउन पहने हाथों में नाजुक छतरियाँ लिए चल फिर रही थी। सड़क पर से सिवाय घोड़ा गाड़ी यानी बग्गी के और कोई सवारी गुजरती दिखाई नहीं देती थी। एक दुकान के बंद शीशों पर फ्रांसीसी में लिखा था, पोशाक जनाना मर्दाना। अंबर दुकान के अंदर चला गया। वो उसी मुल्क और उसी ज़माने का लिबास पहनना चाहता था। उसने एक सूट पसंद किया और जेब में से सोने की एक अशरफी निकालकर दुकानदार को दी। अंबर के पास इसके सिवा और कोई सिक्का न था। दुकानदार ने सोने की अशरफी देखी तो उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उस ज़माने के फ्रांस में सोने का सिक्का किसी बड़े अमीर काउंट के पास ही होता था। काउंट उस जागीरदार को कहते थे जो एक अपने छोटे से किले में रहता था। अंबर ने कहा, मेरे पास यही एक ख़ानदानी यादगार सिक्का रह गया था, इसे ले लीजिए। दुकानदार ने कपड़ों के पैसे काट कर अंबर को बाकी फ्रांक दिए और शुक्रिया अदा किया। अंबर ने दुकान के कैबिन में जाकर कपड़े तब्दील किए। गले में सुर्ख रुमाल बांधा, गर्म लंबा फर वाला कोट पहना, सर पर ऊंचा हैट रखा और छड़ी हाथ में लेकर बाहर आ गया। वो इस लिबास में कोई काउंट लग रहा था। पेरिस शहर उसे बड़ा धुंधला, फीका और गरीबी का मारा हुआ गंदा गंदा शहर लग रहा था। कई गली कूचे बड़े पुरस्कार थे, जहाँ कोने में किसी जगह उसे अजीब सी शक्ल दिखाई दे जाती। सड़कें पत्थरों की बनाई हुई थीं जो उभरे हुए थे और उन पर घोड़ा गाड़ियाँ, बगियाँ और रेड़े शोर मचाते हुए चल रहे थे।
चौक में फल बेचने वाले ढेर लगाए बैठे थे। औरतें फुटपाथ साफ कर रही थी। फिर भी शहर में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ था। अंबर यूं ही फिरता फराता शाही किले की तरफ निकल आया। आजकल पेरिस का जो किला पुराना और खंडर बना हुआ है वो उन दिनों बिल्कुल नया नया बना था और बेहद मजबूत और खूबसूरत था। उसके ऊंचे मीनारों के कलिस चमक रहे थे। नोत्रे डैम का गिरजा तो बेहद शानदार था। शहर के अंदर दरियाए सेन दरमियान में से गुजरता था। उस दरिया का पुल पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। उस जगह एक फलों का बाग था जहाँ एक गिरजा घर बना हुआ था। ताबखीर के मुसलमान अरब मुल्क से लाई हुई खजूरें भी यहाँ उगी हुई थी। अंबर को मुसलमान मुजाहिद अबू हमजा का ख्याल आ गया, जिसे फ्रांस वालों ने कैद में डाल रखा था और जिसे वो फांसी देने वाले थे। अंबर ने दिल में ऐद कर लिया कि उस मुसलमान मुजाहिद की जान ज़रूर बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शाम तक अंबर शहर में घूमता फिरा। जहाँ लोग खड़े होते अंबर वहाँ पहुँच जाता कि शायद नाग मिल जाए। वो बागों और गलियों में खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेता कि शायद उसे मारिया की खुशबू आ जाए, लेकिन ना नाग की शक्ल कहीं दिखाई दी और ना मारिया की खुशबू कहीं आई। उसने महसूस किया कि हिंदुस्तान के चश्मे में डुबकी लगाने के बाद वक्त सिर्फ 100 साल ही पीछे की तरफ गया था और वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने से निकलकर लुई 16वीं के ज़माने के फ्रांस में आ गया था। खुदा जाने नाग और मारिया कहाँ होंगे। जब रात हो गई और पेरिस के मकानों और गली कूचों में पुरस्रार तेल के लैंप रोशन हो गए और दूर शाही किले की लंबी खिड़कियों और मीनारों पर फानूस की रोशनी झलकने लगी, तो अंबर दरियाए सेन के किनारे पर एक सराय में आकर ठहर गया। सराय के मालिक एक मोटी लालची औरत थी, जिसने सारे किराए के पैसे अंबर से पहले ही रखवा लिए और एक कोठली में उसके लिए मैला कुचैला सा बिस्तर लगवा दिया। अंबर ने सराय की मालिका से कोई बात ना की, कोई एतराज़ ना किया। उसे सारे पैसे दे दिए और रात को खाना खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। शहर में इनकलाब की अफवाह बड़ी गर्म थी। गरीब लोग जगह जगह जलसे कर रहे थे और मजदूर और किसान शहर की सड़कों पर गश्त करते फिरते थे। शाही फौज के सिपाही भी घोड़ों पर सवार रौंद लगाते थे और जहाँ लोगों को जमा देखते वहाँ उन पर हंटर बरसाना शुरू कर देते। किले और शाही महल के ऊपर तोपें लगा दी गई थी। यूरोप में बारूद की भर भर कर चलाने वाली बंदूकें नई नई शुरू हुई थी और सिर्फ शाही फौज के पास ही थी। महल में 200-400 से ज़्यादा बंदूकें नहीं थी। अंबर को पेरिस में आए 3-4 दिन हो गए थे। नाग और मारिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। उसने सोचा कि अब उससे मुसलमान मुजाहिद अबू हमजा के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए कि वो किले में किस जगह पर कैद है और उस तक क्यों कर पहुंचा जा सकता है। अंबर शाही किले में माली का काम करने वाले एक आदमी से मिला। ये आदमी सराय के करीब एक कोठली में रहता था। अंबर ने उसके साथ दोस्ती कर ली। उसे 1-2 रोज़ खूब खिलाया पिलाया। फिर बातों ही बातों में उससे पूछा कि अरब मुल्क ताबखीर से जो मुसलमान कैदी आते हैं उन्हें किले में किस जगह रखा जाता है। माली ने अंबर को बताया कि अरब मुल्क से जितने कैदी आए थे उन सब के सर कलम कर दिए गए हैं। अंबर तो परेशान हो गया। तुम्हारा मतलब है कि अबू हमजा को भी? फ्रांसीसी बूढ़ा माली कहकर मारकर हंसा। अरे नहीं, उसका सर अभी कलम नहीं किया गया। बादशाह कुछ सोच रहा है। शायद वो खुद अपने हाथ से उस मुसलमान का सर काटना चाहता है। और सुना है कि आजकल बादशाह की एक उंगली जख्मी है। और वह कहकर मारकर फिर हंस दिया। बादशाह मुझे कह दे तो मैं 1 सेकंड में उस मुसलमान का सर काट कर रख दूं। तुम्हें मालूम है मेरा दादा तुर्कों के खिलाफ लड़ा था। अंबर ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि महल में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता भी है। माली ने उसे बताया कि जितने खुफिया रास्ते हैं वो सिर्फ बादशाह के शाही दस्ते को मालूम है। हाँ, किले के बाग से एक सुरंग दरिया के पार जंगल में निकल जाती है। उस सुरंग का रास्ता मुझे मालूम है। वो कहाँ है? अंबर ने उससे पूछ लिया। माली ने कहा, वो जैतून के बाग में संगे मरमर के घोड़े के पुराने बुत के पास है। फिर चौंक कर बोला, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम किले पर हमला तो नहीं करना चाहते? अंबर ने हंसकर कहा, नहीं बाबा, मैं तो यूं ही अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा था। सयाह जो हुआ, सैने करना और मुल्क की मालूमात जमा करना मेरा शौक है। बातों ही बातों में अंबर ने माली से पूछा कि किले के अंदर की अगर सैर करनी हो तो क्या अंदर जाने की इजाज़त मिल सकती है? माली ने कानों पर हाथ रखकर कहा, हरगिज़ नहीं। ये ख्याल भी दिल में न लाना। किले के नज़दीक भी अगर जाओगे तो तुम्हारा सर गिलोटीन में डालकर काट दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद माली खुद ही सर को खुजाते हुए बोला, अगर तुम किले की सैर करना चाहते हो तो एक तरीका है। वो क्या तरीका है? अंबर ने जल्दी से पूछा। वो माली बोला, जो सुरंग किले के बाग से संगे मरमर के घोड़े वाले चबूतरे से दरिया की तरफ जाती है। अगर तुम उस सुरंग में दरिया वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो जाओ तो किले में दाखिल हो सकते हो, मगर यह मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? अंबर ने कहा। माली बोला, जहाँ दरिया पर सुरंग खत्म होती है उधर बड़ा सुनसान और वीरान इलाका है। वहाँ चारों तरफ एक कब्रिस्तान फैला हुआ है। उस कब्रिस्तान में कोई ताज़ा मुर्दा दफन करने भी नहीं जाता। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में जितने पुराने मुर्दे दफन हैं वो सब जिंदा हैं। जिंदा हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अंबर ने पूछा। माली बोला, लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के मुर्दे रात को कब्रों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और जो कोई जिंदा आदमी उन्हें मिलता है उसे उठाकर कब्र में ले जाते हैं।
इसी डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। अंबर ने कहा, मैं इन बातों से नहीं डरता। माली कहने लगा, तुम डरो चाहे ना डरो, बुजुर्ग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में कभी कभी रात को बाजार लगता है जहां मुर्दे चलते फिरते हैं, आपस में बातें करते हैं और कभी कभी शहर में आकर अपने रिश्तेदारों को भी उठाकर ले जाते हैं। माली इतना कहकर उठकर चला गया। वो डरा हुआ था। अंबर उस कब्रिस्तान के बारे में सोचने लगा कि अगर वहां से सुरंग में दाखिल हुआ जाए तो वो किले के अंदर जाकर मुसलमान मुजाहिद अबू हमजा की जान बचाए और उसे वहां से फरार करवाने की कोशिश कर सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर अंबर ने यही फैसला किया कि कब्रिस्तान की तरफ से सुरंग के रास्ते किले में जाने के बजाय वो माली को रिश्वत देकर किले में जाने की कोशिश करे। उसने दूसरे रोज़ माली को खूब खाना वगैरह खिलाया, उसे तोहफे भी दिए और इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो उसे किले के अंदर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें घास काटने वाले का भेस बदलकर मेरे साथ चलना होगा। मैं पहरेदारों से यही कहूँगा कि तुम्हें नया नया किले में नौकर रखा गया है। एक रोज़ अंबर ने किले के बाहों का घास काटने वाले का भेस बदला और माली के साथ किले की तरफ रवाना हो गया। माली को अंबर ने बहुत ज़्यादा रिश्वत का लालच दिया हुआ था। पहरेदार माली के दोस्त थे। उन्होंने एक नए आदमी को साथ देखा तो यूं ही पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? माली ने कहा, नया माली है, मेरे साथ काम सीखेगा। अंबर ने पहरेदारों को झुककर सलाम किया। पहरेदार मुस्कुराए और उसे माली के साथ किले में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। यह बेस्टाइल का मशहूर किला था जो बहुत बड़ा था। उसी के अंदर दरमियान में बादशाह का महल था जहाँ बादशाह, फ्रांस की मलिका और शहजादियाँ और शहजादे रहते थे। अंबर माली के साथ किले के बागों में घूम फिरकर यूं ही घास काटने लगा। सारा दिन वो माली के साथ घूमता रहा। दोपहर के वक्त उसने माली से कहा, मैंने सुना है कि इस किले के तहखाने बड़े पुरस्कार हैं, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ पर है? माली ने होठों पर उंगली रखकर कहा, खबरदार, किले के तहखानों का नाम फिर न लेना। वहाँ जो कोई एक बार गया फिर उसकी हड्डियों का ढांचा ही छकड़े पर लाद कर बाहर लाया गया। खुदा किसी दुश्मन को भी वहाँ न ले जाए। अंबर ने बातों में लगाकर मालूम कर लिया कि किले के पुरस्कार तहखानों के जाने वाला रास्ता किले के पीछे हाथियों के उतरने के लिए जो ढलान बनाई हुई है उधर से जाता है। उसके लिए इतनी मालूमात काफ़ी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो माली के साथ किले से वापस नहीं जाएगा। जब शाम हुई तो माली ने कहा, चलो भाई, तुमने किले की खूब सैर कर ली है, अब वापस चलते हैं, मेरा आज का काम खत्म हो गया है। अंबर ने कहा, चाचा, मैं बारादरी वाले बाग के चश्मे पर पानी पीकर अभी आता हूँ, जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूँ, बस तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जब अंबर अकेला रह गया तो उसने अपने चारों तरफ एक निगाह डाली। दिन की रोशनी खत्म हो रही थी। किले और महल की स्याह दीवारों पर रात के अंधेरे उतर रहे थे। किले की खिड़कियों में कई कई फानूसों की रोशनी हो रही थी। अंबर किले की मशरकी दीवार के साथ साथ चलता उसी जगह आ गया जहाँ हाथियों के उतरने के लिए ढलान रास्ता बना हुआ था। यही वो रास्ता था जो नीचे किले के तहखानों को जाता था। अंबर दीवार के साथ लगकर नीचे उतरने लगा। ढलान एक ऊंची मेहराबी छत वाले बरामदे में जाकर ख़त्म हो गई। यहाँ बड़े खुले खुले अस्तबल थे जिनके अंदर हाथी लोहे की जंजीरों से बंधे झूल रहे थे। एक महावत उनके आगे चारा साफ करके डाल रहा था। यहाँ अंधेरा था। अंबर आगे खिसक गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि तहखानों को कौन सा रास्ता जाता है। उसे ख्याल आया कि कहीं उसने इस तरफ आकर गलती तो नहीं की, उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था, मगर अरब मुजाहिद अबू हमजा को छुड़ाने की स्कीम फेल हो सकती थी। अंबर फूंक फूंक कर कदम उठाता बरामदे में हाथियों के अस्तबल से आगे गुजर गया। यहाँ उसने एक दरवाज़ा देखा जिसके बाहर दो शाही सिपाही खड़े थे। उनके पास भरमार बारूदी बंदूकें थी। वो आपस में बातें कर रहे थे। एक सिपाही खड़ा था, दूसरा दरवाजे के आगे रखे पत्थर पर बैठा था। अंबर ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। इतना उसे यकीन था कि तहखानों को वही रास्ता जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर वो यूं ही सीधा आगे चला जाए तो वो उसे पकड़ लेंगे। अंबर कुछ सोचकर वापस आ गया। वो हाथियों के अस्तबल के सामने से गुजरा था कि उसने एक सिपाही को देखा जो बंदूक उठाए बरामदे में गश्त लगा रहा था। अंबर दीवार के साथ अंधेरे में हो गया। सिपाही उसके करीब से गुजरते हुए रुक गया और हाथी को तकने लगा जो रात की तारीकी में स्याह पहाड़ की तरह लग रहा था। सिपाही ने आगे बढ़कर हाथी की सूंड को शायद प्यार करना चाहा। ऐन उस वक्त अंबर ने उस पर हमला कर दिया। उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली और सर के पीछे एक हल्का सा हाथ मारा। अंबर का यह हल्का सा हाथ ही काफ़ी था। सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर ने फौरन अपने कपड़े उतारकर सिपाही की नीली वर्दी पहन ली, हाथों में बंदूक पकड़ ली और अस्तबल में दीवार के साथ लगकर बैठ गया। हाथी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से यह सारी जासूसी की कार्रवाई होते देखी थी और वो खामोश खड़ा हौले हौले झूल रहा था। अंबर रात गहरी होने और कुछ अंधेरा हो जाने का इंतजार कर रहा था। जब उसे अस्तबल में बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया तो वो उठकर बरामदे में आ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दोनों सिपाहियों में से एक गायब था। वहाँ सिर्फ एक सिपाही पत्थर के साथ टेक लगाकर लेटा हुआ था। उसकी बंदूक फर्श पर उसके पास पड़ी थी। अंबर बड़े एतमाद के साथ तेज तेज दरवाजे की तरफ चला। वो ये जाहिर कर रहा था जैसे वो कोई ज़रूरी पैगाम लेकर नीचे जा रहा है। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसका दिल एक बार जोर से धड़का, कहीं उसका राज न खुल जाए, मगर वहाँ अंधेरा अंधेरा सा था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था।
अंबर ने दरवाजे के पास जाकर फ्रांसीसी जुबान में सिपाही को सलाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। किले में बेशुमार सिपाही रात को ड्यूटी देते थे। किसी जगह कभी कोई आ जाता था, कभी कोई। एक दूसरे को याद रखना बड़ा मुश्किल था। सिपाही ने लेटे लेटे एक कान खोलकर पूछा, क्या करने जा रहे हो, कोई नया हुक्म आया है? अंबर ने बेनियाजी से कहा, नहीं कोई खास नहीं, एक बार गिनती करने जा रहा हूँ। सिपाही ने दोबारा आंखें बंद कर ली और ऊँगने लगा। जब किसी कौम के पहरेदार यूं रातों को पहरे पर सोना शुरू कर देते हैं तो फिर उस कौम पर जवाल आ जाता है और इनकलाब पैदा होते हैं। फ्रांस के साथ भी यही हो रहा था। अंबर जल्दी से सीढ़ियों में चला गया। उसने देखा कि वहाँ अंधेरा था और बड़ी ठंडक थी। सीढ़ियाँ तंग थीं, वो नीचे उतर गया। आगे ऊंची छत वाला एक तंग बरामदा आ गया। उसके बाएं जानिब छोटी छोटी कोठलियाँ बनी थी, जिनके अंदर से कभी कभी जंजीर के खटकने की आवाज़ आ जाती थी, जैसे कैदी टहल रहा हो या उसने लेटे लेटे करवट बदली हो। दीवार के दरमियान में एक जगह मेहराब के ऊपर मशाल रोशन थी। उसकी रोशनी कैदियों की कोठली के आगे पड़ रही थी। वो कोठलियों के सामने से गुजरने लगा। वो हर कोठली में झांक कर देख लेता। कोठली में कैदी बंद थे। वो नीम रोशनी में मुर्दे लग रहे थे जो अपनी कब्रों में उठकर बैठ गए हों। जर्द नीम जान हड्डियां निकली हुई, पाँव में जंजीर बंधी हुई। अंबर अबू हमजा को पहचान नहीं सकता था। वो एक कोठली के आगे जाकर रुक गया। कोठली में एक उधेड़ उम्र का कैदी जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। अंबर ने उसके पास जाकर आहिस्ता से पूछा, अबू हमजा की कोठली कहाँ है? बूढ़े कैदी ने नफरत से थूक कर कहा, बादशाह के कुत्ते, तुमने खुद तो उसे कैद में डाला है और ये भी नहीं जानते कि उसे अकूबत खाने में अजियत दी जा रही है। अंबर अब उससे ये नहीं पूछना चाहता था कि अकूबत खाना कहाँ है, यानी टॉर्चर चैम्बर, यानी वो कमरा जहाँ कैदियों को सख्त जिस्मानी तकलीफ़ें देकर उनसे राज उगलवाने की कोशिश की जाती है। कैदियों की कोठलियों का तंग रास्ता आगे जाकर घूम गया। यहाँ अंबर को हल्की हल्की इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। एक सिपाही सामने से तेज तेज कदम उठाता आ रहा था। अंबर यूं टहलने लगा जैसे पहरा दे रहा हो। सिपाही उसके करीब से गुजरा तो उसने घूर कर अंबर को देखा। आज ही ड्यूटी लगी है तुम्हारी? उसने पूछा। हाँ, आज ही ड्यूटी लगी है, तंग आ गया हूँ। सिपाही मुस्कुराया। कैदियों की चीखें सुन सुनकर आदी हो जाओगे। सिपाही चला गया। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ा। सामने एक दरवाज़ा आ गया जो बंद था। उसके पट में ऊपर की जानिब एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें सुलाखें लगी थी। उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। अंबर ने दबे पांव आगे जाकर खिड़की में से झांक कर देखा। दूसरी तरफ उसने देखा कि एक कोठली है जो आम कोठलियों से खुली खुली है। नंगे फर्श पर एक नौजवान को लिटाया हुआ है जिसके जिस्म पर सिर्फ एक पतलून है। उसके दोनों बाजू शिकंजे में दिए हुए हैं। सिर्फ उन लोगों के नाम बता जो तुम्हारे साथ ताबखीर में फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। बोलो बोलो। कैदी के मुंह से हल्की हल्की अजियत की तकलीफ दे आवाज़ें निकल रही थी और कभी कभी वो सर हिलाकर कह देता है, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। कुर्सी वाले सिपाही ने इशारा किया। शिकंजे को और ज़्यादा कसा जाने लगा। कैदी की चीखें निकल गईं। अब भी बता दो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों के जोड़ खोल दिए जाएंगे। कैदी ने मुंह बंद कर लिया। अब वो सख्त अजियत को बड़ी बहादुरी के साथ बर्दाश्त कर रहा था। जब तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने एक चीख मारी और बेहोश हो गया। कुर्सी वाला सिपाही उठ खड़ा हुआ। उसने इशारा किया। शिकंजा खोल दिया गया। जब ये होश में आ जाए तो मुझे इतला कर देना। आज रात या ये सब कुछ बता देगा या मर जाएगा। इतना कहकर सिपाही, जो अफसर मालूम होता था, दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंबर तेज से पीछे की तरफ भागा और कोने में जाकर छुप गया। अफसर बाहर निकलकर तहखाने के दरवाजे की तरफ तेज तेज कदम उठाता चला गया। जब वो सीढ़ियों में गुम हो गया तो अंबर कोने से निकलकर अकूबत खाने की कोठली के पास आया। उसने खिड़की में से झांक कर देखा। दोनों सिपाही बेहोश कैदी के पास बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शिकंजे वाला सिपाही रुमाल से अपने हाथ साफ कर रहा था। अंबर को अभी तक पूरी तरह यकीन ना आया था कि यही मुसलमान मुजाहिद अबू हमजा है, क्योंकि उस तहखाने में ताबखीर के कई मुसलमान मुजाहिद कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कई एक को कत्ल कर दिया गया था। कैदी के दोनों हाथ अब तक रस्सी के साथ बंधे हुए थे, मगर रस्सी ढीली कर दी गई थी। वो बेहोश था। सिपाही कुछ देर बातें करने के बाद दरवाजे की तरफ आए। अंबर अंधेरे में गुम हो गया। तीनों सिपाही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि कुछ खाने पीने को वो जा रहे हैं। कोठली का दरवाज़ा बंद करके लोहे का भारी ताला लगा दिया गया। उनके जाने के बाद अंबर दरवाजे के पास आ गया। ताला काफ़ी मजबूत था, वो उसे तोड़ सकता था, लेकिन तोड़ना नहीं चाहता था। अभी उसे रसदारी की ज़रूरत थी। अंबर ने देखा कि ताला जिस जंजीर के साथ बंधा था वो लोहे की एक मेख के साथ दरवाजे के अंदर ठुकी हुई थी। अंबर को थोड़ा सा जोर लगाने की ही ज़रूरत थी। जंजीर वाली मेख लकड़ी के साथ दरवाजे से उखड़ गई। दरवाज़ा खुल गया था। अंबर आहिस्ता से अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया। उसका ख्याल था कि वो ये मालूम करके उस कैदी का नाम क्या है वापस चला जाएगा। अंबर कैदी के पास जाकर बैठ गया। कैदी को होश आ चुका था, मगर उसकी आंखें बंद थी और वह तकलीफ़ के साथ सांस ले रहा था, जैसे उसका बंद बंद दुख रहा हो। अंबर ने कैदी के कान में कहा, क्या तुम्हारा नाम अबू हमजा है? कैदी ने जवाब देने के बजाय आहिस्ता से आंखें खोल दी। तुम मुझे एक ही बार हलाक क्यों नहीं करते थे? यह जुमला कैदी ने अरबी ज़ुबान में कहा था।
अंबर ने भी खास मिस्री अरबी ज़ुबान में आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं, यहाँ से निकालने आया हूँ। कैदी ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा और फिर तंज भरे लहजे में कहा, तुम्हारा कोई वार कामयाब नहीं हो सकता। मैं मर जाऊँगा मगर अपने मुसलमान अरब साथियों के नाम नहीं बताऊँगा। हम सरों पर कफन बांधकर इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। अंबर ने जल्दी से कहा, पहले ये बताओ तुम अबू हमज़ा हो? कैदी ने दर्द से कराते हुए तंज के साथ कहा, मैं ही तुम्हारा बाप अबू हमज़ा हूँ। अंबर मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है, अब मेरी बात गौर से सुनो। कैदी अबू हमज़ा ने नफरत से कहा, तुम अरबी बोलकर भी मेरी हमदर्दियाँ हासिल नहीं कर सकते। मैं मुसलमान हूँ, खुदा और रसूल पर जान फिदा करने वाला हूँ। तुम मुझे सीधी राह से कभी नहीं भटका सकते। मैं शहीद हो जाऊँगा मगर तुम्हारे फरेब में नहीं आऊँगा, फ्रांसीसी कुत्ते। अंबर को ख्वामख्वाह गालियाँ पड़ रही थी। उसने अबू हमज़ा से कहा, मेरे भाई, मैं फ्रांसीसी नहीं हूँ, मैं अरब हूँ, मिस्री हूँ। मेरा नाम अंबर है और मैं मुसलमान हूँ। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ये अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। खुदा जाने अबू हमज़ा को क्यों यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार यही कहता, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊँगा। इतने में बाहर से ताला खोलने की आवाज़ आई। अबू हमज़ा ने कहा, तुम्हारे दूसरे साथी कुत्ते आ गए हैं, अब मिलकर मुझे अजियत देना शुरू कर दो। अंबर छलांग लगाकर दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ लग गया। मुसलमान मुजाहिद अबू हमज़ा ने लेटे लेटे अंबर की इस हरकत को कुछ ताज्जुब से देखा। दरवाज़ा खुला और दोनों सिपाही बातें करते अंदर आ गए। वो कुछ खा रहे थे। अंबर ने हमला न किया। वो कुछ सोच रहा था क्या करे क्या ना करे कि एक सिपाही ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ किसने लगा दी? तुम कौन हो? तुम्हारा कार्ड कहाँ है? उस कमबख्त सिपाही ने एक ही सांस में कितने ही सवाल कर डाले। मुसलमान मुजाहिद अबू हमज़ा हैरान था कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये नौजवान सचमुच उसे छुड़ाने तो नहीं आया था। अंबर पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, मुझे अभी कार्ड नहीं मिला, मैं नया नया गार्ड्स में भर्ती हुआ हूँ। दूसरा सिपाही बोला, अगर तुम्हारी ड्यूटी तहखाने में लगी है तो बताओ, आज रात का खुफिया शनाख्ती लफ्ज़ क्या है? किले के अंदर तहखानों में हर सिपाही को हर रात एक खुफिया लफ्ज़ बता दिया जाता था जिससे वो एक दूसरे को शनाख्त करते थे। अंबर को मालूम ही नहीं था कि उस रात का खुफिया लफ्ज़ क्या है। वो यूं ही दिमाग पर जोर देने के सोचने की अदाकारी करने लगा। सिपाही ने बंदूक तान ली। दुश्मन का जासूस। दोनों सिपाही बंदूक तान कर अंबर के दाएं बाएं खड़े हो गए। खामोशी से हाथ पीछे करके बैठ जाओ। मगर अंबर कहाँ खामोशी से बैठने वाला था। उन सिपाहियों को क्या मालूम था कि वो किस शख्स को खामोशी से हाथ पीछे करके बैठने को कह रहे हैं, मगर उन्हें अभी चंद लम्हों बाद मालूम होने वाला था। अंबर का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वहाँ बंदूक का धमाका हो, क्योंकि यह धमाका तमाम सिपाहियों को खबरदार कर सकता था। अंबर ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। जो ही उन्होंने फर्श पर हाथ पीछे करके बैठने को कहा, उसने झुककर अपने दोनों हाथ सिपाहियों की बंदूकों पर इस फुर्ती और तेज़ी से मारे कि दोनों बंदूकें उनके हाथों से छूटकर फर्श पर दूर जा गिरी। अब अंबर बेफिक्र हो गया। सिपाहियों ने तलवारें निकालकर अंबर पर ज़बरदस्त वार कर दिया। वो अंबर की गर्दन, कंधों और सर पर धड़ाधड़ तलवारें चला रहे थे और अंबर यूं ही अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। उसे ख्याल आया कि यह खेल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कहीं ये सिपाही शोर मचाना शुरू कर दें। अब तक तो वो इसलिए शोर नहीं मचा रहे थे, उन्हें यकीन था कि वो दोनों एक निहत्ते जासूस पर काबू पा लेंगे। अंबर ने उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका न दिया और आगे बढ़कर दोनों की गर्दनें दबोच लीं और ज़ोर से उनके सारा आपस में टकरा दिए। दोनों चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़े। अंबर ने उनकी गर्दनों के नीले रुमाल खोलकर उनके मुंह में ठोंस दिए, उनके हाथ पांव बांधे और फिर मुसलमान मुजाहिद अबू हमज़ा की रस्सियाँ खोल डालीं। अबू हमज़ा ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था ये नौजवान उसका हमदर्द है और उसे वहाँ से निकालने आया है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, अंबर ने अबू हमज़ा से कहा। अबू हमज़ा बोला, यहाँ से निकलना मुश्किल नजर आता है, ऊपर कदम कदम पर पहरा है, हम किले से बाहर कैसे जाएंगे? अंबर ने कहा, उसका भी एक तरीका है। पहले तुम ऐसा करो कि इस सिपाही की वर्दी उतार कर पहन लो, देर न करो। अबू हमज़ा ने जल्दी जल्दी बेहोश सिपाही की वर्दी पहनकर बंदूक हाथ में पकड़ ली। एक बंदूक अंबर के पास थी। अबू हमज़ा ने सर पर नीली टोपी भी रख ली। वो कोठली से बाहर निकल आए। तंग बरामदे में अंधेरा था। वो दोनों कोठलियों के आगे से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर आ गए। रुकना नहीं अबू हमज़ा, मेरे साथ साथ चलो, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। अबू हमज़ा ने सर हिलाकर कहा, खुदा हमारे साथ है, चलो। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर दरवाजे पर आए तो बाहर दोनों सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर ने अबू हमज़ा के कान में कहा, इनके आगे तेज़ी से गुजर जाना। वो दरवाजे से निकलकर पहरेदारों के करीब से गुजरे तो एक सिपाही ने आवाज़ देकर कहा, ठहरो। अबू हमज़ा रुक गया। अंबर को भी रुकना पड़ा, वैसे वो हमले के लिए तैयार हो चुका था। पहरेदार सिपाही ने पास आकर कहा, ये लो मीठा केक तुम भी खाओ, आज फ्रांसोआ की सालगिरह थी। और वह कहका मारकर हंस दिया। अंबर ने आगे बढ़कर केक का टुकड़ा ले लिया। बदकिस्मती से ऐसा करते हुए अबू हमज़ा भी मशल की रोशनी में आ गया। दूसरे सिपाही ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम अबू हमज़ा हो? यह जुमला तीर बनकर पहरेदार के मुंह से निकला।
दूसरे सिपाही के हाथ से केक का लिफाफा गिर पड़ा। उसने बंदूक कंधे से उतारी ही थी कि अंबर ने उसके जबड़े पर एक क़यामत का मुक्का मार दिया। उस मुक्के ने उसका जबड़ा तोड़ डाला। दूसरे सिपाही ने एक चीख मारी, उसके साथ ही अंबर ने उसकी गर्दन भी तोड़ डाली। यहाँ से भागो। खुशकिस्मती से रात के उस सिपाही की आखिरी चीख वहाँ कोई ना सुन सका। अंबर ने अबू हमजा को साथ लिया और वो हाथियों के तवेलों के आगे से भागते हुए ऊपर जाने वाले रास्ते पर आ गए। वो दीवार के साथ साथ लगकर चढ़ाई चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो ऊंची दीवार के साथ बाहर बाग के कोने में खड़े थे। अबू हमजा ने पूछा, अब क्या करें? किले की फसील पर सिपाही गश्त कर रहे हैं, दरवाजे पर ज़बरदस्त पहरा होगा, बाहर कैसे निकलेंगे? अंबर ने कहा, मेरे साथ साथ चले आओ। अंबर अबू हमजा को साथ लेकर दरख्तों के अंधेरों में से गुजरता जैतून के बाग की तरफ आ गया। यहाँ एक जगह घोड़े का बुत बना हुआ था जिसके चबूतरे पर जंगली बेल चढ़ी हुई थी। यही वो जगह थी जहाँ दरिया किनारे वाले आसेबी कब्रिस्तान को निकलने वाली सुरंग का मुंह तलाश करने लगा। उसने अबू हमजा को बता दिया कि इस जगह से एक सुरंग किले की दीवार के नीचे से होकर दरिया की तरफ जाती है और बड़ी खुफिया सुरंग है। तुम्हें किसने बताया है? अबू हमजा ने पूछा। किले के माली ने बताया था, मैंने उसे रिश्वत देकर ये राज मालूम कर लिया था। अबू हमजा कहने लगा, कहीं उसकी कोई चाल ना हो। ये सब लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं और इस्लाम को ख़त्म करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। अंबर ने कहा, इस्लाम को ये लोग कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो झाड़ियों में सुरंग का मुंह तलाश करने लगे। अचानक एक जानिब से अबू हमजा ने पुकार कर कहा, इधर आओ अंबर, ये देखो। अंबर लपक रह गया। जैतून के ठिगने दरख्तों के झुंड में एक जगह दीवार में सुराख नजर आ रहा था। उसके आधे मुंह को बेलों ने ढांप रखा था। अंबर ने कहा कि उसके ख्याल में वही सुरंग का रास्ता था। अंबर आगे आगे और अबू हमजा पीछे पीछे। दोनों सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग में अंधेरा था और ज़मीन कच्ची थी। पहले तो रास्ता नीचे को उतरने लगा, ढलान ही ढलान थी। फिर रास्ता ऊपर को उठता चला गया। काफ़ी आगे जाकर रास्ता सीधा हो गया। सुरंग में छोटे छोटे पत्थर बिछे हुए थे। सुरंग किसी तरफ को नहीं घूमी थी, वो सीधी आगे को जा रही थी। जब उन्हें चलते चलते 15-20 मिनट गुजर गए तो अचानक सुरंग एक तरफ को मुड़ गई। अबू हमजा ने कहा, बड़ी पुरअसरार सुरंग है। अगर ये सुरंग ना होती तो हमारा किले से फरार होना बड़ा मुश्किल था। अंबर ने कहा, हाँ, मगर अबू हमजा, इस शहर से तुम किस तरह फरार हो गए? सुबह पेरिस की सारी पुलिस और सिपाही तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रहे होंगे। क्या तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह है? अबू हमजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम ना सिर्फ ये कि एक सच्चे मुसलमान हो, बल्कि मेरे हमदर्द और मोहसिन भी हो। पेरिस में खुफिया जगह पर हमारा एक ठिकाना है जहाँ ताबखीर के कुछ मुसलमान मुजाहिद भेस बदल कर रहते हैं। तुम सुनकर हैरान होगे कि उनमें मेरी एक छोटी बहन ज़ुबैदा भी है। ज़ुबैदा बड़ी बहादुर लड़की है। वो अपने वतन को काफिरों से आज़ाद कराने के लिए हमारे शाने से शाना मिलाकर काम करती है। मेरे गिरफ्तार हो जाने पर ये लोग ज़रूर इधर उधर हो गए होंगे, मगर खुफिया ठिकाने पर जाकर उनका पता चल सकता है। अंबर ने कहा, यह जगह किस तरफ और किस मोहल्ले में है? अबू हमजा कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ ले चलूँगा। सुरंग तंग होने लगी। मालूम होता था कि बाहर निकलने वाला सुराख आ रहा था। सुरंग इतनी तंग हो गई कि वो झुककर चलने लगे। ताज़ा और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। हम बाहर निकलने वाले हैं, अंबर ने कहा। अबू हमजा ने कहा, कहीं बाहर सिपाही घात लगाकर ना बैठे हों। अंबर ने कहा, मुझे पहले बाहर जाने दो। अबू हमजा बोला, हाँ, तुम में बड़ी ताकत है। ये ताकत तुम्हारे जिस्म में कहाँ से आ गई है? देखने में तो तुम दुबले पतले हो, लेकिन इकट्ठे 2-2 आदमियों की हड्डी पसली एक कर देते हो। अंबर ने झुककर सुरंग के सुराख में से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तुम यहाँ ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कोई हमारी ताक में तो नहीं बैठा हुआ। अंबर ने अंधेरे में कब्रों को चारों तरफ घूर घूर कर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई जिंदा ना कोई मुर्दा। अंबर ने अबू हमजा को आहिस्ता से आवाज़ दी कि बाहर निकल आओ, मैदान खाली है। अबू हमजा भी फ़ौरन सुरंग से बाहर आ गया। एक पल के लिए कब्रिस्तान की आसेबी फ़ज़ा ने उसे भी खौफज़दा कर दिया। ये तो कब्रिस्तान है, उसने कहा। हाँ, फिर क्या हुआ? हम इसमें से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच जाएंगे। अबू हमजा ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हम जिनों भूतों से नहीं डरा करते। अंबर खामोश रहा। वो कब्रों में से गुजरते चले जा रहे थे। अगरचे अंधेरी रात थी, फिर भी तारों की धीमी रोशनी का गुबार सा कब्रों के ऊपर फैला हुआ था। कई कब्रों के मुंह खुले थे और अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आता था। अबू हमजा अंदर से खौफज़दा हो रहा था और जल्द से जल्द इस आसेबी कब्रिस्तान से निकल जाना चाहता था। वो अपने खौफ को दूर करने के लिए सीटी बजाने लगा। सीटी बजाते बजाते वो अचानक रुक गया। अंबर के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, तुमने आवाज़ सुनी? अंबर रुक गया। अबू हमजा उसे आगे को धकेलने लगा। खुदा के लिए रुको नहीं, चलते जाओ। किसी औरत ने मेरे कान के करीब आकर मेरा नाम लिया था। अंबर समझ गया कि कब्रिस्तान की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उसने अबू हमजा को अपने आगे कर लिया और कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। अब वो आवाज़ अंबर को भी सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज़ थी।
اس نے अंबर के कान के बिल्कुल करीब मुंह लाकर बड़ी हसरत और दर्द भरे लहजे में उसे आवाज़ दी थी। उसका नाम लिया था। इस आवाज़ में दर्द और कर्ब था, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो और बुला रही हो। अंबर ने अबू हमज़ा को न बताया। वो तेज़ तेज़ चलने लगा। आवाज़ फिर अंबर के कानों से टकराई। अंबर, मुझे कब्र में से निकालो, मुझे ज़िंदा दफन कर दिया गया है, मुझे कब्र से निकालो, खुदा के लिए। आह। कब्रिस्तान में मौत की खामोशी थी। खुश्क पत्ते उनके पांव तले चिरचिरा रहे थे। कब्रें सांस लेती मालूम हो रही थी। अंबर को यूं नजर आया जैसे वो फूले हुए पेट की तरह ऊपर नीचे हो रही हैं। कब्रिस्तान का टूटा हुआ दरवाज़ा सामने था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते दरवाजे के करीब पहुंच गए। अंबर ने अबू हमज़ा को जल्दी से दरवाजे से बाहर धकेल दिया और फिर जैसे किसी ने अपना ठंडा हड्डियों भरा हाथ अंबर के कंधे पर रख दिया। उसने पलट कर देखा, एक स्याह लिबास वाली सफ़ेद औरत उसकी तरफ अपनी मकनातीसी सुर्ख आंखों से घूर रही थी। उसका आधा चेहरा साफ और गोश्त से भरा हुआ था और दूसरा आधा चेहरा मस्ख हो चुका था। वहाँ से गोश्त उड़ गया था और हड्डियाँ नजर आ रही थी। एक आंख की जगह सुराख था। हाथ हड्डियों का ढांचा था और उंगलियों की हड्डियाँ बर्फ़ की तरह ठंडी थीं। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। वो औरत कौन थी? उस कब्रिस्तान के जिंदा मुर्दों का राज क्या था? इस्लामी मुजाहिद अबू हमज़ा की बहन जुबैदा कहाँ थी? नाग चश्मे में डुबकी लगाने के बाद कहाँ उभरा और मारिया की अंबर से कहाँ मुलाकात हुई? ये सब कुछ आप इसी कहानी की अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और अगली कहानी के हिस्से पर पहुंच जाइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।